कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं। तो पहली बार है ना पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पे बार बार सफाई देना, बार बार इस पे कमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी। आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कितने कितने केस नरेंद्र मोदी ने लगाए? एक भी नहीं। न ईडी उनके पीछे है, न सीबीआई उनके पीछे है, न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके पीछे है। क्यों? क्योंकि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी की पूरी मदद करते हैं। देखिए, आप बता रहे हो, बिल्कुल सही। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ सुकेश रंजन, और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। अभी आपने जिन नेताओं को सुना, जिन तस्वीरों को देखा, उसकी हाल की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। सभी बातें, सभी तस्वीरें ईडी को लेकर है। जब से विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के शुरू हुए, ईडी की कार्रवाई भी और ज्यादा तेज हो गई। विपक्ष हमलावर है और परेशान भी है। पिछले 9 सालों में, खासकर में एनडीए के सरकार में, बोला जा रहा है कि जितने ज्यादा ईडी के हमले राजनेताओं पे हुए हैं, उतना शायद ही किसी कार्यकाल में हुआ हो, किसी और पार्टी या सरकार के कार्यकाल में हुआ। नाम ले लीजिए, अगर आप नाम लेंगे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, संजय राउत, अभिषेक बनर्जी, जयंत पाटिल, राघव चड्ढा, पी चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री का भी नाम शामिल है। और ईडी लगातार हमलावर है। आज पश्चिम बंगाल में ईडी पहुंची, वहां पे ईडी पे हमला हो गया। सर, ये क्या चल रहा है फिलहाल? ईडी को लेकर इतनी बातें, इतने सवाल, हमले। हमने कई बार इस पे बहुत तफसील से बात की है। ईडी, उसकी कार्य प्रणाली, उसका कन्विक्शन रेट, उसकी मारक क्षमता, वो जिस लिए बनाया गया था, क्या वो यही गोल था जी कि अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को नकेल कसनी है, या गोल ये था कि जो ब्लैक मनी है उसको कैसे सिस्टम में आने से रोकना है या उसको पकड़ना है। जी, हम आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ईडी की टीम पे पश्चिम बंगाल में हमला हुआ है। जी, बहुत ही शर्मनाक है जी, बिल्कुल डिप्लोरेबल है। पहली बार नहीं हुआ बंगाल में ऐसा। सीबीआई की टीम पे भी हमला हो चुका है। ईडी की टीम के 2 ऑफिसर घायल होकर उनका सर फट जाए और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, रेफर हो। ये लोकतंत्र की बहुत गंदी, भद्दी तस्वीर सामने दिखाता है। अभी तक हम ये देख रहे थे कि जो बड़े नेता हैं, आपने 2 मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, जिनको नोटिस है। हेमंत सोरेन तो 6-7 नोटिस पा चुके हैं, अभी तक आए नहीं ईडी। अरविंद केजरीवाल ने 2 में एक्सक्यूज मांग लिया था। कल फिर से उन्होंने ईडी को लिख दिया है कि आपका ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है, मुझे रोकने के लिए लगता है चुनाव प्रचार से।
जी तो अभी तक ये लड़ाई पॉलिटिकल हो रही थी, ईडी का पॉलिटिकल इस्तेमाल जी और ईडी के पॉलिटिकल इस्तेमाल का आरोप जी ये चल रहा था। उस पर एक वायलेंट हमला हो जाए, ये अब उस कड़ी में एक नई कहानी है। जी तो सबसे पहले तो सरकारों को चाहिए कि ये इस तरीके से जांच एजेंसियों पे जो हमले हो रहे हैं, कई सरकारों ने इसके पहले, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सीबीआई पे की टीम पे रोक लगा दी थी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारी प्रीमियर एजेंसी मानी जाती है, वो भी इट हैज बीन मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी, आज से नहीं बहुत दिनों से। ईडी तो पिछले कुछ सालों में पिक्चर में आई है। सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप बहुत पहले से लगता रहा है और कई राज्यों ने तो यहां तक कह दिया था कि बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के हम उसको एंट्री नहीं करने देंगे। बाकायदा ये सर्कुलर था। आज की ही घटना बता दूं, आज जबकि अमित शाह राजस्थान में है, प्रधानमंत्री खुद राजस्थान में है, तो नए मुख्यमंत्री, नए शासन ने वो शासनादेश वापस ले लिया है जिसमें सीबीआई को एंट्री करने के लिए सरकार के परमिशन की जरूरत होगी। हम किस पास तक आ गए कि एक एजेंसी को अपना काम करने के लिए वहां की सरकार से परमिशन की जरूरत है। एक एजेंसी अपनी कार्रवाई करने के लिए जा रही है, उसके ऑफिसर्स पे हमला होता है और वो अस्पताल में पहुंच जाते हैं। ये कॉज ऑफ कंसर्न है और पॉलिटिकल क्लास को और जो इस जांच एजेंसी को हेड करते हैं, दोनों को यह सोचना पड़ेगा कि ये हम कौन सी तस्वीर देश के सामने पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर क्यों है इतनी जो विपक्षी राज्य हैं वहां ईडी या सीबीआई को लेकर इतना गुरेज क्यों है, उनको इतनी असहजता क्यों है, इतनी आक्रामकता क्यों है? तो ईडी की कार्यप्रणाली पे जाना पड़ेगा जी। ये कहते हुए कि ईडी को, सीबीआई को काम करने से रोका जाना ये ऐसे भी अपराध है। बिल्कुल। आईपीसी में भी यह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जब ईडी की चर्चा होती है तो एक नोशन यह बना है कि ईडी फेयर नहीं है। 5000 से ऊपर मामले चल रहे हैं, ईडी उनकी जांच कर रही है पीएमएलए के तहत जी। ये पीएमएलए क्या है? ये एक ऐसा कानून है जिसको 2002 में शुरुआती दौर में बनाया गया, बाद में इसको और स्ट्रेंथन किया गया, 2019 में इसको और सख्त बना दिया गया। आपको इसमें बेल नहीं मिल सकती। अब ईडी के जो ऐसे केसेस हैं वो गवर्नमेंट का ही आंकड़ा कोट कर देता हूं, वो लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा पार्लियामेंट में दिया गया उसको ही अगर कोट कर दिया जाए तो सरकार ने यह माना है कि 31 मार्च 2022 जी, ये थोड़ा पुराना आंकड़ा है जिसमें यह बताया है सरकार ने कि कन्विक्शन रेट जो है वो 0.5% है। 0.5%। सिर्फ 23 कन्विक्शन हुए हैं 5422 पीएमएलए केसेस में, सिर्फ 23 कन्विक्शन। अब इसको एक रूप देने की कोशिश होती है कि 24 केसेस खत्म हुए हैं, हमने चार्जशीट फाइल की है और 23 में हमने कन्विक्शन करा दिया है जी। ये एक दूसरा तरीका है देखने का जो आपको दूसरे प्रिज्म से देखने के लिए कहता है कि आप जो इसके समर्थक होंगे वो ये कहेंगे कि इसको इस तरीके से देखिए कि 24 में से 23 में तो कन्विक्शन तक ईडी ने पहुंचा दिया। बिल्कुल। इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि जहां बेल मिलना मुश्किल है तो आप कन्विक्टेड हो के जेल में हो या फिर बिना कन्विक्शन के जेल में हो, बात एक ही है। हाँ, आप तो जेल में हो। साल भर से लोग जेल में हैं, उससे ज्यादा से जेल में हैं। अब इसमें एक राइडर लगाना जरूरी है कि कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि गिरफ्तार वो है जी, क्योंकि बहुत स्ट्रिंजेंट कानून पीएमएलए है
जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। 0.5% कन्विक्शन बताया मैंने आपको पीएमएलए केसेस में ईडी का। आईपीसी के जो केसेस होते हैं उनका कन्विक्शन रेट क्या है, लोगों को जानना चाहिए जी। करीब 57% है। ईडी के पीएमएलए केसेस की का कन्विक्शन रेट है 0.5, 1% से भी कम। और जो आईपीसी की नॉर्मल जो केसेस होते हैं उसमें कन्विक्शन रेट है 57%। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस आधार पे जांच कर रहे हैं। वो आधार पॉलिटिकल है या वो आधार सब्सटैंटिव एविडेंस को लेकर कोर्ट में आगे प्रोसीड करने का है, ये जनता पे छोड़ना चाहिए जी। अब क्यों इतना हंगामा है, क्यों बंगाल में, क्यों दिल्ली में, क्यों झारखंड के में भी, नेताओं में खलबली है? वो इसलिए है क्योंकि, और ये भी जो आंकड़ा है ये भी संसद में दिया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन के आधार पे है, 100 पुलिस, शायद ये संख्या ज्यादा होगी लेकिन आखिरी जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ बताना चाहता हूं, जो आखिरी किया गया कि 121 पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ईडी के स्कैनर पर है। 121 पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अब 121 में कितने विपक्ष के हैं? 115 विपक्ष के। इस देश में विपक्ष भ्रष्टाचारी है ये साबित करने के लिए ईडी का ये आंकड़ा काफी होता है। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सत्ताधारी पार्टी के लोग ये कहेंगे कि 121, ये कहेंगे नहीं वो, लेकिन जो भ्रष्टाचारी कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार की वजह से ये इंडिया ब्लॉक भी जो बना है, ये सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए, तो वो उनके पास कहने का कारण ये है कि 121 में से 115 जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपोजिशन के हैं। अब 95-96 लगभग 95%। अब 2004 से 14 के बीच क्या था, जिस समय मनमोहन सिंह थे? 26 पॉलिटिकल लीडर्स जो है इसकी जद में आए थे, जांच की जद। 26 पीएमएलए उस टाइम भी था जी, और सख्त ही था, इसको और सख्त बनाया गया। उस समय उस वक्त भी सख्त था, जब ये आया था तभी कहा गया था कि बड़ा ड्रैकोनियन है ये जी। 26 पॉलिटिकल लीडर्स उस समय इस जद में थे 2004 से लेकर 14 तक। 26 में से 14 अपोजिशन के थे, करीब 54%। बहुत डिफरेंस है। अब एक तरफ जब आप देखते हैं कि 54% नेता अपोजिशन के इन्वेस्टिगेशन के रडार पे हैं, और जब आप ये देखते हैं कि 95% नेता इन्वेस्टिगेशन के कगार पे हैं, तब आपके दिमाग में ये बत्ती जलती है कि क्या ईडी फेयर तरीके से काम कर रही है। आपके दिमाग में बत्ती इसलिए भी जलती है क्योंकि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री पे आरोप लगाता है, और ईडी पहले से भी केसेस चल रहे थे, लेकिन एक प्रोवोकेशन होता है जिसके बहाने ईडी पहुंचती है, प्रवेश कर जाती है छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में चुनाव होते हैं, वो मामला पहले से चल रहा है, लेकिन एक एक्सेलरेशन देखने को मिलता है जब गहलोत के बेटे पे कार्रवाई हो जाती है जी, गोविंद सिंह डोटासरा हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है। जिस समय बंगाल में चुनाव हो रहे थे उस वक्त वहां भी रेड चल रहा था। ये ऐसा क्यों है, या ऐसा महज संयोग है कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां ईडी चली जाती है, जो विपक्ष का कहना है। तो ये लोगों के दिमाग में एक शक पैदा करता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि 95% विपक्ष के नेता इसके जद में है, और जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें 54% विपक्ष के नेता थे। बिल्कुल। अब आप ये कह सकते हैं कि दरअसल पहले वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैसिव कोई कार्रवाई हो सके। तो सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में जिन लोगों पे ईडी के केसेस थे वो सरकार में है, वो वहां की सरकार में डिप्टी सीएम है, उनके पास फाइनेंस जैसा विभाग है, डिपार्टमेंट है। छगन भुजबल पे आरोप था, वो जेल में थे, वो मंत्री है। कल तक जो नवाब मलिक जेल में थे वो ट्रेजरी बेंच की तरफ बैठ रहे हैं। अब
पता नहीं आरोप से बरी हो जाएंगे। हसन मुशर्रफ थे जिनके खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बीजेपी। कुछ कार्रवाई, वो मंत्री हैं अभी जी, कहां हो रही है कार्रवाई पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल तो सिर्फ महाराष्ट्र में है। और आज महाराष्ट्र में रोहित पवार, शरद पवार जो पोते लगते हैं, शरद पवार उनके यहां ईडी पहुंच गई है। तो ये जो विपक्ष का कहना है कि ईडी के डर से उस तरफ चले गए, क्या इसमें सत्यता है? क्या हुआ अजित पवार का, क्या हुआ छगन भुजबल का? 4 दिन पहले तक प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का आरोपी, तो 70,000 करोड़ के आरोपी को डिप्टी सीएम कैसे बना दिया? बाकी लोग कैसे? बाकी लोग नहीं। आप जब इस पब्लिक लाइफ में हो तो स्क्रूटनी जरूरी है। बिल्कुल। कोई भी जिसने भी भ्रष्टाचार किया है वो दे शुड बी बिहाइंड बार्स, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई सिर्फ फेयर होनी नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि नेचुरल जस्टिस ये है, वो दिखनी भी चाहिए। बिल्कुल। जब हेमंत विश्व शर्मा, ये तमाम आरोप विपक्ष लगाता है और उसमें दम है कि हेमंत विश्व शर्मा जब दूसरी तरफ थे तो उन पे आरोप थे। अब वो मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टार प्रचारक हैं जी, वो देश भर में घूमते हैं, वो भ्रष्टाचार पे भी बोलते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोपों में सने थे, जो एलओपी है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, उन पे आरोप था। क्या हुआ उन आरोपों का? कहां, कब आखिरी बार ईडी ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया? कहां अपियर हुए? ये एक लेम एक्सक्यूज ये है कि नहीं, उन पे आरोप खत्म नहीं हुए, बस जांच चल रही है बस। तो ये तो तलवार लटकाकर, मतलब जिसको आप अपने साथ रखना चाहते हो तो बहुत अच्छा है कि तलवार लटका कर रखिए। बार बार इस तरीके के जब आरोप आप पे लगेंगे और उन आरोपों में सत्यता दिखेगी, या सत्यता से ज्यादा मैं उसको कहूंगा कि यहां हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे तो वो ठीक कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अपियर होना चाहिए जी। लेकिन क्या जो कार्रवाई हो रही है वो फेयर दिखती है? हेमंत सोरेन 6 बार 7 बार उनको बुलाया ईडी ने, वो नहीं गए। एक तरीका सोचने का यह है कि साच को आंच के आपको आना चाहिए, लेकिन दूसरा तरीका सोचने का यह है कि आप पे पीएमएल लगाकर अगर आपको अंदर कर दिया तो बेल मिलना मुश्किल है। तो ये अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरप्रेट करती है, इस्तेमाल करती है, अपने समर्थकों के बीच, काडर के बीच ये बात जाती है। दिक्कत ये हो गई है कि जो प्रीमियर एजेंसीज है उनके साख पे सवाल लगी, क्रेडिबिलिटी पे। ये सबसे बड़ा धक्का लगा है जो भी हमारी एजेंसी है, जिनको टॉप प्रीमियर एजेंसी बोला जाता है। लेकिन सर, आज की जो घटना हुई बंगाल में वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये चीज नहीं हो रही होती तो शायद आज की घटना भी नहीं होती। तो ऐसे कहने में भी कोई दो राय नहीं है, फिर गुरेज नहीं है कि ईडी के ऊपर आज के जो हमले हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसके पिछली कार्रवाइयों को लेके हुए हैं, उसका निष्पक्षता ना दिखाना है। देखिए, मैंने स्टार्ट ही इससे किया कि यह हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके का कन्फ्रंटेशन भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई एजेंसी आपको बुलाए और सामने से आपको जवाब आए कि हम अपियर नहीं होते, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये बोला अरविंद केजरीवाल ने, सामने से बोला। उन्होंने अपना पहले वो विपස්සना में चले गए थे, अभी उन्होंने एक टूर प्रोग्राम बना दिया, फिर उन्होंने लिख दिया कि चूंकि चुनाव का वक्त है हमें परेशान करना चाहते हैं जी। जेएमएम के नेता भी अपियर नहीं हो रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपियर नहीं हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जांच एजेंसियों के साख पे सवाल है बहुत बड़ा। उनका अपियर होना उनकी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रेंथन करता है। लेकिन जो एक लीगल बैटरी है वो उनको समझाती होगी कि आप जाएंगे, आपको गिरफ्तार करेंगे, आप पीएमएलए के तहत अंदर होंगे, फिर बेल मिलना भी मुश्किल होगा। तो जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करिए, जितना इस पूरे मामले को पॉलिटिकल कर सकते हैं उतना पॉलिटिकल करिए। सरकार ने कुछ मामलों में कार्रवाई ऐसी की है इस ईडी से संबंधित मामलों में, जिससे ये बू आती है कि सरकार इसको अपना तोता बनाकर रखना चाहती है। यूपीए के कार्यकाल में सीबीआई को केस्ड पैरेट कहा था सुप्रीम कोर्ट, पिंजड़े में बंद तोता। ये सरकारों के साथ दिक्कत है कि कांग्रेस सरकार में थी तो मुलायम सिंह के केसेस का देख लीजिए हाल, आय से अधिक संपत्ति में।
जब समर्थन लेना है तो सीबीआई का हलफनामा कुछ और है, जब मुलायम सिंह और उनकी पार्टी को टाइट करना उनका हलफनामा कुछ और है। तो ये सत्ता का चरित्र हो गया है कि आप इन एजेंसियों का इस्तेमाल करें। मैं कह रहा था कि बू क्यों आती है? ईडी का जो डायरेक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। जब सरकार ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन के लिए एक एक्सटेंशन देने के बाद, लगातार एक्सटेंशन देने के बाद जब गुहार लगाती है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, नथिंग डूइंग, हटाइए आप इनको। फिर वो एक डेडलाइन देते हैं कि आप इतने दिनों में आपको हटाना पड़ेगा। और दूसरा तो तब जाकर, मैं डेट भी बता दूं लोगों को याद होगा, इसके पहले संजय मिश्रा जो ईडी थे उनका 2020 में उनको रिटायर होना था, लेकिन वो अब जाकर रिटायर हुए हैं। आखिरी दम तक कोशिश की सरकार ने, कुछ समय का एक्सटेंशन उनको दिया गया क्योंकि कहा गया कि विदेश से जो बातचीत चल रही है कई देशों से, उसमें इनकी जरूरत है, इन्होंने इसको परसू किया है तो रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इतना मान लिया। अब जाकर एक फुल फ्लेजेड तरीके से ईडी के दूसरे डायरेक्टर की बहाली हुई है। कोई भी इस देश में अच्छे ऑफिसर्स की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ईडी का डायरेक्टर वो एक्सटेंशन पाता है, सरकार उसके लिए सिफारिश करती है, सरकार उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर वो बहुत दिनों तक ढूंढाई होती है कौन सा अधिकारी इसको हेड कर सकता है, और फिर कहा जाता है मनपसंद अधिकारी उस पोजीशन पे बैठेंगे। तो ये तमाम जो इस तरीके का एलिगेशन है वो ये दिखाता है कि जो आरोप हैं ईडी पे वो ऐसे नहीं लगे हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जब ये तमाम पार्टियां 17-18 पार्टियां जो इंडिया ब्लॉक की हिस्सा हैं अधिकतर, वो सब एक साथ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है तो ईडी पे ये आरोप उन्होंने लगाया था कोर्ट में कि 95% जो है इसमें अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को परेशान किया जा रहा है और पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और गुहार लगाई गई थी, इसमें कौन कौन से दल थे? कांग्रेस थे, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, लगभग नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सब मिलकर गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास और ये कहा था कि प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट इसके लिए गाइडलाइन इशू करे ईडी को। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनने से मना कर दिया कि नहीं, ये डुएबल नहीं है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस वक्त चल रहा था जिस समय चुनाव थे 3 राज्यों के जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना नहीं कि कोई स्पेशल गाइडलाइंस इसके लिए इशू किए जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने खुद बताया है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में, इन पूरे मामलों में ईडी का हाई हैंडेडनेस दिखता है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है, वो आपको अलार्म करता है कि बहुत फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो तो फेयर दिखे। मतलब आपने सुना और समझा और आंकड़े भी देखे कि जो 2014 से लेकर के 2022-23 तक के जो आंकड़े हैं, जो केसेस हुए हैं विपक्ष के नेताओं पे या फिर ईडी की जो कार्रवाइयां हुई हैं, उनमें कितना % रेट है कि उसमें ऑपोजिशन के लीडर्स है। लगभग 95%, इस पे ध्यान देने वाली बात है। 95% राजनेता जो भारतीय राजनीति के और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे हैं, मैंने नाम भी लिया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, 2 मुख्यमंत्री शामिल हैं, दिल्ली की सरकार किनारे पे खड़ी है, अरविंद केजरीवाल को छोड़ के सभी तमाम बड़े नेता जो हैं वो जेल में बंद है, ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। हालांकि कोर्ट से भी बेल नहीं मिली है जैसे सर ने बोला,
लेकिन सवाल तो उठते हैं और आगे भी सवाल उठते रहेंगे। और आज का जो पश्चिम बंगाल का जो इंसिडेंट था वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से होते हुए गुजरा है यहां तक, और आज जो घटना घटी है वो भी बहुत ज्यादा निंदनीय है। बहरहाल देखना ये होगा कि ये कब तक चलता है और क्या सच में ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।